आज हम बात करेंगे फिलोसफी के बारे में। क्यों भैया फिलोसफी क्यों? कैट में तो वीआरसी डीएलआर और कौन आता है ना। तो देखो दोस्त, ऐसा है कि वीआरसी सेक्शन में यूजुअली एक फिलोसफी का पैसेज तो आ ही जाता है, जहाँ पे 16 नंबर बड़ी आराम से मिल सकते हैं। वहाँ मोस्ट बच्चे डर जाते हैं। अब डर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको फिलोसफी के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। अब जहाँ पे बाकी बच्चे डर रहे हैं, यही तुम्हारे पास मौका है उनको आउट परफॉर्म करने का। दिस इज वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। आई हैव क्रिएटेड अ 5 वीडियो सीरीज फॉर यू, एंड इफ यू वॉच दिस सीरीज कंप्लीटली, you will easily be able to solve the philosophy ka RC that will come in that. So let's start with the first branch of philosophy, ethics. अब देखो क्या होता है, फिलोसफी जो है ना वो 5 चीजों में डिवाइडेड है। 5 उसके अंदर की सब ब्रांचेस होती हैं। वो ब्रांचेस हैं एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक और एस्थेटिक्स। अपन इन 5 ब्रांचेस को टैकल करेंगे। अपन एक एक करके चलते जाएंगे। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही चिल वीडियो होने वाला है। कितना लंबा होगा मुझे भी नहीं पता, पर मैं तुमको सारी बातें बहुत आराम से, बहुत प्रेम से बता दूंगा। अब ये पूरी बातें अगर तुमने समझ ली, तो तुम जैसे ही फिलोसफी का पैसेज देखोगे, तुम वही सॉल्व करना चाहोगे। क्योंकि यार एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिलोसफी में इतने प्रोफाउंड आइडियाज होते हैं, इतने वास्ट और डाइवर्स आइडियाज होते हैं। फिलोसफी का जो पैसेज होता है, उस पैसेज में बाकी सब आसान होता है। इंग्लिश आसान होती है, ईजी टू रीड होता है, बस आइडियाज पे वेट होता है। तो अपन क्या करेंगे, उस वेट वाले आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एथिक्स से। ध्यान से देखना। अब देखो, फिलोसफी जो चीज है ना, वो बहुत ही पावरफुल चीज है। तो इसको तुमको बहुत पेशेंस से और बहुत ओपन माइंड से समझना होगा। ये पूरा अगर तुम वीडियो देख लेते हो, तो तुम्हारे पास मोर देन इनफ नॉलेज होगी कैट के किसी भी फिलोसफी पैसेज को टैकल करने की। बट इस वीडियो को देखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको पेशेंटली देखना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर कोई भी चीज तुमको समझ में आ रही है, तुम्हारा इंटरेस्ट जा रहा है, तो उसको अलग से सर्च करो, या फिर एक काम करो, चैट जीपीटी खोल के उसको बोलो कि इस बात को थोड़ा डिटेल में बताए। यहाँ पे तुम हर एक आइडिया को इन डेप्थ में समझने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द आइडिया। यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करके कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जो होगा ना, उसके बाद जो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, वो कैट तो ठीक है, तुम जिंदगी में आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एथिक्स से। एथिक्स जो है ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो तुमने यार लाइफ में एथिक्स से कई बार डील करा होगा। बहुत सारी एथिकल चीजों के बारे में बात चलती रहती है। एथिक्स इज व्हाट इज राइट और रॉन्ग, सही और गलत की परख रहना, ये होता है एथिक्स। एथिक्स बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते रहते हैं लोग कि हमको एथिकल रहना चाहिए, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये सारे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज होते रहते हैं। बेसिकली एथिक का मतलब यही होता है, सही या गलत की पकड़। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, डील्स विथ मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन कॉन्डक्ट एंड द गुड लाइफ। अब देखो, मॉरल वैल्यू ये भी एथिक्स से कनेक्टेड वर्ड है। एथिक्स और मॉरल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और इंटरचेंजेबली यूज करे जाते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। मॉरली काम करना चाहिए सही तरीके से। क्या सही तरीका है, सही क्या है जीने का तरीका, वो होता है मॉरल। ठीक है, ह्यूमंस को किस तरीके से रहना चाहिए, क्या ह्यूमन कॉन्डक्ट होना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये भी एक मॉरल की बात है। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये मेरे मॉरल्स के खिलाफ है, मेरे एथिक्स के खिलाफ है। मतलब जो सही तरीका है जीने का, जो गुड लाइफ जीने का तरीका है, ये उसके खिलाफ है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया होता है एथिक्स का। अब ये जो एथिक्स है ना, इसकी बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है। ओरिजिनली एथिक्स का जो आइडिया है ना, वो सोक्रेटिस ने दिया था। सोक्रेटिस के बाद फिर उसका जो शिष्य था प्लेटो, उसने उस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उसका जो शिष्य था अरिस्टोटल, उसने उस आइडिया को और आगे बढ़ाया। अब ये जो बेसिक एथिक्स का आइडिया है ना, ये वर्चू एथिक्स से स्टार्ट हुआ था। देखो, फिलोसफी है ना, बहुत पुरानी फील्ड है। हजारों सालों से लोग फिलोसफी कर रहे हैं, और वो जो फिलोसफी है वो धीरे धीरे इवॉल्व होती गई। अब वेस्टर्न फिलोसफी का जो फाउंडेशन था, वो आज से 2-2,500 साल पहले सोक्रेटिस नाम के एक बंदे ने रखा था। अब सोक्रेटिस की मजेदार बात ये थी कि जो सोक्रेटिस था ना, उसने कुछ लिखा नहीं। वो बंदा मजे में चलता था, लोगों से सवाल पूछता था, अपनी फिलोसफी करता था, और लोग उसके आसपास आ जाते थे। और उसका जो स्टूडेंट था प्लेटो, उसने सोक्रेटिस के बारे में लिखा। सोक्रेटिस तो एक्चुअली अनपढ़ था, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, वो तो अपना ज्ञान दे रहा था, मजे से रहता था। अब ये सोक्रेटिस है, जिसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है, उसने वर्चू एथिक्स का आइडिया दिया था। वर्चू एथिक्स क्या होता है, वर्चू क्या होता है? उसने बोला कि यार अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग फीलिंग्स होती है, इस तरह से सोचो, जो आपको एक अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवरी, करेज, लव, कंपैशन, अलग अलग वर्चूज होते हैं।
तुमने बचपन में पढ़े होंगे, ऐसे बड़ा बड़े चार्ट आते थे अलग अलग वर्चूज के कि यार रिस्पेक्ट इज अ वर्चू, ऑनर इज अ वर्चू, करेज इज अ वर्चू। ऐसे अलग अलग फीलिंग्स होती है जो एक अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाती है। वो जो वर्चू की बात करी गई थी वो करी गई थी सोक्रेटिस के द्वारा। अब इसमें ना इसने बोला था कि यार गुड वर्चू जो है वो अपने कैरेक्टर में कल्टीवेट करना होता है कि यार ब्रेवरी के थ्रू जीना चाहिए। यू शुड शो ब्रेवरी, यू शुड शो करेज, यू शुड शो कंपैशन, यू शुड शो लव, यू शुड शो काइंडनेस। ये वाली जो सारी बातें होती है ये वर्चू से आती है, वर्चू एथिक्स से आती है। ये सालों पहले सोक्रेटिस ने करी थी। ठीक है, अब ये जो वर्चू एथिक्स है ना वो डायरेक्टली लीड करता है डियोंटोलॉजी को लेके। अभी जो डियोंटोलॉजी वर्ड है ना ये शायद उतना यूज नहीं किया जाता है, तुम नहीं भी याद रखोगे तो भी तुमको चलेगा। बट इससे एक बहुत रिलेटेड वर्ड होता है जो एक नॉर्मल जीवन में यूज किया जाता है, जो होता है ड्यूटी। अब ड्यूटी जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? ड्यूटी मतलब एक ऐसा काम जो तुमको करना कंपल्सन है। तुम अगर एक अच्छा जीवन जीते हो तो तुमको अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है। अभी जो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है ना ये इमैनुअल कांट ने बाद में बहुत 1000-2000 साल बाद कहा था। बट ये ड्यूटी जो है ना ये डायरेक्टली वर्च्यू से कनेक्ट होता है। तुमने देखी होगी स्पाइडरमैन फिल्म। स्पाइडरमैन फिल्म में क्या बोलता है? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये डियोंटोलॉजी या ड्यूटी से कनेक्ट होता है। ये बोलता है कि यार जो एथिक्स है उसका एक बहुत बड़ा रोल सिर्फ खुद के अंदर वर्च्यू कल्टीवेट करना नहीं है, अपनी ड्यूटी को फॉलो करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं पावरफुल हूं, मैं केपेबल हूं और मैं कुछ गलत होते हुए देख रहा हूं तो गलत होते हुए देखने को रोकना ये मेरी ड्यूटी होती है। तो वर्च्यू से कनेक्ट होता है ड्यूटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ड्यूटी से ही नेक्स्ट बात कनेक्ट होती है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म मतलब कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? तुम कुछ करोगे उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, तुम कुछ अच्छा काम करोगे उसका अच्छा कॉन्सिक्वेंस होगा, तुम कुछ बुरा काम करोगे उसका बुरा कॉन्सिक्वेंस होगा। अब सोचने वाली बात है, काम तो काम होता है, वो अच्छा है कि बुरा है वो उसके कॉन्सिक्वेंस से डिटरमाइन होता है। मैं एक वर्चुअस आदमी हूँ, मैं एक स्ट्रांग आदमी हूँ, मैंने अपनी ड्यूटी फॉलो करी, बट ड्यूटी फॉलो करने में ऐसा कुछ हुआ कि उल्टा काम पड़ गया, अच्छा काम की जगह बुरा काम हो गया। अब मैंने जो किया क्या वो अच्छा काम था या वो बुरा काम था? बार बार तुम सोचो, बात उसी पे आती है, एथिक्स पे आ जाती है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जो मैंने काम किया उसका जो कॉन्सिक्वेंस आया, अगर अच्छा कॉन्सिक्वेंस आया तो वो अच्छा काम था, अगर बुरा कॉन्सिक्वेंस आया तो बुरा काम था। तो जो एक्ट है वो एक्ट है अपने आप में, उस एक्ट का जो रिजल्ट होता है उसके रिजल्ट पे वो गुड या बैड डिटरमाइन होता है। तुमने ये सुना होगा, लोग बोलता है कि कोई चीज किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की बात कर रहा है। अगर कोई काम मेरे को अच्छा कॉन्सिक्वेंस दे रहा है तो मेरे लिए अच्छा है, अगर वो मुझे बुरा कॉन्सिक्वेंस दे रहा है तो मेरे लिए वो बुरा है। तो एंड जस्टिफाइज द मीन्स, ये वो वाली बात है। बहुत फेमस सेंटेंस है, तुमने बहुत सुना होगा, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एंड्स मतलब जो अंततः हुआ, जो एंड में हुआ वो जस्टिफाई करता है जो भी तुमने काम किया था उसको। अगर अंत भला तो सब भला, अगर अंत नहीं भला तो कुछ भी भला नहीं। ये बात होती है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की, ये आइडिया होता है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का। ये जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल इन लोगों ने दिया था। ये लोग आगे भी आते रहेंगे, बट ये सोक्रेटिस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम इनके बारे में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। इमैनुअल कांट के बारे में भी जाके समझ सकते हो, उसको देख सकते हो। इमैनुअल कांट के बारे में तुमको एक मजेदार बात बताता हूँ। उसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ये किताब इतनी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है कि अगर तुम खोल के देखोगे, इसका पहला पैसेज पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या लिख रहा है। तो इमैनुअल कांट भी बहुत फेमस फिलोसोफर है। ठीक है, अब थोड़ी अलग बात करते हैं। एक मजेदार बंदा था, उसका नाम था जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम आया और उसने बोला कि यार सही या गलत जो है वो यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन वही है, सही और गलत क्या होता है, क्या सही क्या गलत। सोक्रेटिस ने बोला एक आदमी का जो अच्छा वर्चू है वो सही है। फिर कांट ने बोला जो ड्यूटी फॉलो करे वो सही है। फिर हमारे जेरेमी बेंथम ने आके बोला कि भैया जो चीज का सही कॉन्सिक्वेंस है वो चीज सही है, इस तरह से। अब जेरेमी बेंथम ने एक और बात करी, उसने कॉन्सेप्ट दिया यूटिलिटेरियनिज्म का। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है whatever is right which brings greatest utility to the greatest number of people। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब फायदा। अब देखो, यूटिलिटेरियन का बेसिकली आइडिया ये है कि यार वो काम सही है जो मेजॉरिटी लोगों के लिए बिल्कुल सही है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने कोई डिलेमा है। मान लो 100 लोग रहते हैं एक टाउन के अंदर, उस टाउन में एक आदमी है
जिसके पास 99% वेल्थ है, बहुत सारी वेल्थ है, और वो बड़ा मजे से जीता है। बाकी लोग हैं वो सब परेशानी में जीते हैं, वो सब भुखमरी में जीते हैं। अब जेरेमी बेंथम आएगा और वो ये बोलेगा कि ये सही नहीं है, यहाँ पे एक आदमी को बहुत यूटिलिटी मिल रही है, एक आदमी बड़ा खुशी से जीवन जी रहा है, बट मेजोरिटी लोग परेशान हैं। तो वो चीज सही है जो मेजोरिटी लोगों के लिए अच्छी है। अब इससे बहुत सारे डिफरेंट आइडिया निकल कर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बातें होती हैं कि यार हमारी इकोनॉमी सबका भला करना चाहिए, अमीरों का भला भी हो पर गरीबों का भी भला हो। या फिर ऐसी बातें भी जस्टिफाई करी जाती हैं कि यार मान लो तुम दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है, अब अगर वॉर होगा तो जो आर्मी वाले लोगों को जाके मर जाएंगे, तो जो मरा है उसके लिए तो बुरा हुआ है, बट उसके कारण मेजोरिटी ऑफ लोग सेफ है। तो क्योंकि उसके कारण मेजोरिटी ऑफ लोग सेफ है, यूटिलिटेरियन कहेगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। तो यूटिलिटेरियनिज्म ये बोलता है वो चीज करी जाए विच ब्रिंग्स मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ये होता है यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन उसके अपोजिट की, ईगोइज्म। अब ईगोइज्म तुमने सुना होगा, ईगो इसका बहुत बड़ा है। ईगो मतलब क्या? ईगो का मतलब होता है सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब मैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन होता है कि यार यूनिवर्स है उससे मैं अलग हूं, मैं हूं, उसको कहते हैं ईगो। अब ईगोइज्म ये बोलता है कि मॉरल एक्शन शुड सर्व वंस ओन इंटरेस्ट। जो आदमी ईगोइज्म को फॉलो करता है, एक बात तुमको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कंसिस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सारी चीजें एक दूसरे को फॉलो करें कि यार ये भी चलेगा ये भी चलेगा, सारी चीजें एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ अपोजिंग आइडियाज भी है, कोई चीज कुछ कह रही है, कोई चीज कुछ और कह रही है। तो यूटिलिटेरियनिज्म कह रहा था सबका भला हो, सबका फायदा हो। ईगोइज्म उसका उल्टा कहता है। तो हर चीज एक साथ काम करे जरूरी नहीं है। दीज आर ऑल डिफरेंट आइडियाज विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू so that you understand them and then you are able to have context while reading cat का पैसेज। ठीक है, अब ईगोइज्म उल्टा है, वो बोलता है कि यार वो चीज होनी चाहिए जो एक बंदे को खुद को फायदा दे। मेरे को सिर्फ खुद का फायदा देखना चाहिए, एवरी पर्सन टू देयर ओन। सब अपना अपना देखो, मैं मेरा फायदा देखूंगा, चाहे उसमें मुझे बुरा काम भी करना पड़े किसी और का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो है अपना देखूंगा, अपना फायदा देखूंगा, वो होता है ईगोइज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑल्टुरिज्म की। ऑल्टुरिज्म जो है ना, ये भी ऑपोजिट है ईगोइज्म का, बट इसमें और यूटिलिटेरिज्म में थोड़ा सा फर्क है। ऑल्टुरिज्म बोलता है कि दूसरों के फायदे के लिए किया जाए, जो कुछ भी किया जाए दूसरों के फायदे के लिए किया जाए। यूटिलिटेरियनिज्म कहता था सबका भला हो, ईगोइज्म बोलता था सिर्फ मेरा भला हो, और ऑल्टुरिज्म कहता है सिर्फ दूसरों का भला हो। तो डिस्टिंक्शन है दोनों में। ठीक है, अब इसमें यह बात भी है, इवन टू द कॉस्ट टू वन सेल्फ, भले ही मेरा फायदा नहीं हो तब भी दूसरों का फायदा हो, ये होता है ऑल्टुरिज्म। ठीक है, अब इस तीनों से हटके अलग बात करते हैं अपन लिबर्टेरियनिज्म के बारे में। लिबर्टेरियनिज्म क्या बोलता है? वो बोलता है यार लिबर्टी की बात करता है, बहुत फेमस चीज है लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी। वो बोलता है कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है इट इज द हाईएस्ट मोरल वैल्यू। कहने का मतलब क्या कि यार मेरी जो मर्जी मैं करूं। लिबर्टी ने मतलब कि मैं लिबर्टी दे दूं सबको, मेरी मर्जी मैं जो करूं, तुम्हारी मर्जी तो तुम करो, वो वाली बात होती है। कोई मुझे बाहर से कंट्रोल ना करे, वो चीज होती है लिबर्टेरियनिज्म के बारे में, लिबर्टी के बारे में। अब देखो, ये ना मिनिमल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। बेसिकली ये पॉलिटिकल फिलोसोफर था, ये बोल रहा था कि यार गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, लोगों के पास लिबर्टी होनी चाहिए, जो उनके मन में है वो करने की, वो बात होती है। ठीक है, अब लिबर्टेरियनिज्म से नेक्स्ट कनेक्टिव चीज होती है इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि यार हर किसी को अपनी मर्जी का करने दो, ठीक है। इक्वालिटी सिर्फ फ्रीडम में नहीं मिलनी चाहिए कि हम सब इक्वल है, हम सब फ्री है, हमको जो करना है करने दो। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी में मिलनी चाहिए। तो इगैलिटेरियन आदमी है कहता है कि यार मैं भी फ्री, तू भी फ्री, बट तू अमीर आदमी है, तो जो अमीर आदमी है उसकी फ्रीडम से वो ज्यादा चीजें कर पाएगा, बट जो गरीब आदमी है वो अपने फ्रीडम से ज्यादा चीजें नहीं कर पाएगा। तो इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यहीं से सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कि यार किसी के पास कम अपॉर्चुनिटी है तो उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दो, मे बी उसको रिजर्वेशन दो, मे बी उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए या उसको स्कॉलरशिप दिया जाए। जो नीड बेस्ड पे चीजें होती हैं वो चीज आती है इगैलिटेरियनिज्म की, कि जिसको कम अपॉर्चुनिटी मिली है उसकी अपॉर्चुनिटी की भी इक्वालिटी आनी चाहिए। जैसे ये चीज उसमें भी आती है कि यार बहुत सारे बिजनेसेस में विमेन का इंक्लूजन नहीं है, तो विमेन का इंक्लूजन किया जाए, वो कहाँ से किया जाता है? वो इगैलिटेरियन आइडिया से किया जाता है कि यार क्योंकि इनको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी इसलिए अब अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, मैंने बोला कि यार फ्रीडम होनी चाहिए, जिसको जो करने दिया जाए।
अब कोई मेरे से सवाल पूछेगा कि यार फ्रीडम तो नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए तुम इंडिया में पैदा हो रहे हो, इंडिया के कुछ लॉज हैं, तुमको इंडिया के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, मैं क्यों करूँ फॉलो लॉ? कोई सवाल पूछ सकता है। अगर मैं किसी और देश में पैदा तो किसी और देश के फॉलो करता, बट किसी ने मेरे से आके पूछा क्या? जब मैं पैदा हुआ था तो किसी ने आके मेरे साइन करवाया क्या कि मैं सारे इंडिया के लॉ फॉलो करूंगा? इंडिया के लॉ तुमको फिर भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि तुम्हारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये बोलता है कि जो मोरालिटी है और पॉलिटिक्स है, दे अराइज फ्रॉम एन इम्प्लिसिट अग्रीमेंट अमंग पीपल। तुम पैदा हुए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको खाना दिया, तुम्हारे पेरेंट्स खाना दे पाए तुमको क्योंकि वो इंडिया में रहते थे। इंडिया ने उनको इलेक्ट्रिसिटी दी, इंडिया ने उनको रोड्स दी, इंडिया ने उनको इकोनॉमी दी, अपॉर्चुनिटी दी, ये सब चीज तुम्हारे पेरेंट्स को दी गई। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने तुमको दी, और तुम पैदा भी हो तो पैदा होने के बाद तुमने सब कुछ फॉलो करा, तुम हॉस्पिटल में पैदा हो, हॉस्पिटल भी क्यों है? क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। तो अगर तुम पैदा हुए हो तो तुमने एक इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है सबके साथ कि यार जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, मैं जहां भी पैदा हुआ उसको मैं फॉलो करूंगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इम्प्लिसिट अग्रीमेंट है इन सब लोगों के बीच में अपने आप में एक अग्रीमेंट बन गया है, उसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो तुमने भले ही पैदा होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा, बट क्योंकि तुम सोसाइटी को यूज कर रहे हो जिंदा रहने के लिए, तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स, जो रूल्स हैं, वो भी तुमको फॉलो करने होंगे। ये होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलेटिविज्म के बारे में। तो एक बंदा था फ्रेडरिक नीत्शे करके, वो आया और उसने आग लगा दी। उसने ये बात बोली कि यार मोरालिटी इज नॉट सिंगुलर, मोरालिटी इज प्लूरल। कहने का मतलब ये है कि यार जो तुम्हारे लिए सही है वो शायद मेरे लिए गलत हो। अब ये आउटकम की बात नहीं कर रहा है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कर रहा है। जैसे तुम देखोगे अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज होती हैं। किसी कल्चर में कोई चीज सही मानी जाती है, किसी कल्चर में कोई चीज गलत मानी जाती है। अब क्या एक्चुअली सही या गलत है वो तो कोई नहीं जानता, वो रिलेटिव है। किसी के लिए कुछ सही, किसी के लिए कुछ सही। मतलब तुम कितने ऐसे लोग देखोगे जो अपने कल्चर को डिफेंड करेंगे कि नहीं यही सही तरीका है जीवन का, बट वो तो तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारे सामने वाला बोल रहा है कि नहीं ये सही तरीका है जीवन जीने का। एक्चुअली सही तरीका क्या है वो कुछ नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है। ये बात करी थी फ्रेडरिक नीत्शे ने। इसने एक बहुत कमाल की किताब लिखी थी, इसका नाम था बियॉन्ड गुड एंड इविल, गुड एंड इविल के बियॉन्ड निकल जाओ। इसमें उसने ये बात करी थी। तो उसने बोला था मोरालिटी डिपेंड्स अपॉन कल्चर और कॉन्टेक्स्ट। क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कल्चर है, उसके बेसिस पे मोरालिटी डिपेंड होती है। इसको रिलेटिविज्म कहते हैं, एथिकल रिलेटिविज्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिवाइन कमांड थ्योरी की। अब देखो ये अलग अलग तरीका है दुनिया को देखने का, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग आइडिया है जिसे तुम दुनिया को देखने की कोशिश कर लो। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि डिवाइन कमांड इज द राइट वे। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हर रिलीजन में अलग अलग डिवाइन कमांड्स दिए हुए हैं। क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, जिसके अंदर 10 ऐसे कमांड लिखे हुए हैं। दाउ शैल नॉट किल, दाउ शैल नॉट स्टील, ऐसी चीजें लिख रखी हैं। तो ये 10 चीजें तुमको फॉलो करनी है। अब ये 10 चीजें क्यों फॉलो करनी है? क्योंकि ये डिवाइन कमांड है, क्योंकि ये ईश्वर ने खुद कहा है, इसलिए इस चीज को फॉलो करना है। तो डिवाइन कमांड थ्योरी जो होती है वो बेसिकली उस तरह की फिलोसफी की बात होती है जहां पे तुम बोलते हो कि यार कोई ऐसा डिवाइन, कोई ऐसा गॉडली फिगर है, इसने ये सारी बातें कर दी हैं, अब इस सारी बातों को अपने को फॉलो करना है। ये होता है व्हाट इज मॉरल इज व्हाट गॉड कमांड्स। अब सबके अलग अलग गॉड्स होते हैं तो सबका अलग अलग कमांड्स होते हैं। तो किसी रिलीजन के हिसाब से कोई चीज सही, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है। किसी रिलीजन के कारण कोई और चीज सही, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है। अब देखो इन दोनों में भी डिफरेंस है। रिलेटिविज्म क्या है ना, वो एक जनरल फिनोमेना को बता रहा था। वो बता रहा था कि हर चीज रिलेटिव होती है। वो रिलेटिव कहाँ से आ रही है वो भी डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो एथियस्ट होते हैं, एथियस्ट मतलब जो किसी गॉड में नहीं मानते, पर वो फिर भी किसी मोरालिटी में मानते हैं। तो एक गॉड ड्रिवन मोरालिटी होती है जो गॉड से आती है, जिसको अपन डिवाइन कमांड कहते हैं। और एक कहीं और से डिराइव हो सकती है, साइंस से भी कुछ कुछ लोग मोरालिटी को डिराइव करते हैं। तो कहीं से भी मोरालिटी आए, सारी मोरालिटी रिलेटिव होती है। ऐसी बातें नीत्शे ने करी थी। डिवाइन कमांड बोलता है कि यार जो भगवान ने बोला वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन थोड़ा एक डिफरेंट फेज में आ जाते हैं। यहां पे बात चल रही है सेल्फ सेटिस्फैक्शन के बारे में। एक चीज होती है जिसे कहते हैं अपन हीडोनिज्म। हीडोनिज्म मतलब कि वो करो जो अच्छा लगे। प्लेजर इज द हाईएस्ट गुड। प्लेजर जिस चीज से मिले वो चीज बेस्ट है। हिंदू फिलोसफी का भी एक छोटा सा सेक्शन है
जिसको चार्वाक फिलोसॉफी कहते हैं, जिसमें भी उसने यही बात करी थी। उसने बात करी थी कि रोज पियो, बहुत पियो, ठीक है, सो जाओ, उठो, उठ के फिर पियो, दूसरे आदमी से लोन ले लो फिर पियो, मतलब प्लेजर को परस्यू करो आंखें बंद करके। अब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफी होती है। जो हिंदू फिलोसॉफी उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज होते हैं। उसका एक सब आइडिया है जिसको चार्वाक फिलोसॉफी कहा जाता है, या उसको अगर इंग्लिश में कहा जाए उसको हिडोनिज्म कहा जाता है। बेसिकली प्लेजर को परस्यू करो, जो चीज बढ़िया लगे वो सही है, जो चीज बढ़िया नहीं लगे वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर अल्कोहल पीना है तो अल्कोहल पियो, जितना खेल कूद करना है करो, जो खाना है खाओ, कोई भी रिस्ट्रिक्शन मत रखो, बस खुद को खुशी देते रहो, जो प्लेजर दे वो बेस्ट है, उसको कहते हैं हिडोनिज्म। अब हिडोनिज्म से थोड़ा सा हटके होता है स्टोइसिज्म। ये वर्ड तुमने बहुत सुना होगा कि बड़ा स्टोइक आदमी है। स्टोइसिज्म कहीं ना कहीं अपोजिट होता है हिडोनिज्म के। ये बोलता है पेन और प्लेजर में उतना इंडल्ज मत करो, बी इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ज्यादा इंडल्ज मत करो, लिव अकॉर्डिंग टू रीजन, रीजन से जियो। कोई चीज है जो पेनफुल लग रही है या कोई चीज है जो प्लेजरेबल लग रही है, ऐसा नहीं कि पेन अवॉइड करना है प्लेजर की तरफ जाना है। अगर रीजन कहता है कि पेन लेना है तो पेन खुल के लो, और अगर रीजन कहता है कि प्लेजर अवॉइड भी करना है तो भी प्लेजर को अवॉइड कर दो, उसको डाउट मत करो। ये चीज होती है स्टोइसिज्म की। इसकी एक बहुत फेमस किताब है जो मार्कस एरिलियस नाम के आदमी ने लिखी है, उसका नाम है मेडिटेशंस। अब मेडिटेशंस इज अ लाइफ चेंजिंग बुक, आई रिकमेंडेड टू एवरीवन। तो जब कैट वैट हो जाए तो एक बार मेडिटेशन जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सिस्टेंशियलिज्म के बारे में। तुमने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि बड़ा एक्सिस्टेंशियल फील कर रहा हूँ, बड़ी एक्सिस्टेंशियल सी फीलिंग आ रही है। ये एक्सिस्टेंशियल होता क्या है? ये एक्सिस्टेंशियलिज्म बेसिकली एक बेसिक सवाल पूछता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? जीवन का क्या पर्पस है, क्यों जीना? ये सवाल होता है एक्सिस्टेंशियलिज्म का। तो उस बारे में ये बात करता है कि यार वी क्रिएट आवर ओन मॉरल वैल्यूज थ्रू चॉइस। कहने का मतलब ये कि लाइफ का जो पर्पस है वो पर्पस हम हमारी खुद की चॉइस, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट करते हैं। मतलब अगर कोई तुमसे सवाल पूछे कि लाइफ का क्या पर्पस है, तो कोई बोलेगा कि यार लाइफ का पर्पस है टू रेज अ फैमिली, कोई बोलेगा कि लाइफ का पर्पस है टू ग्रो साइंस, कोई बोलेगा लाइफ का पर्पस है टू अक्वायर नॉलेज, कोई बोलेगा लाइफ का पर्पस है टू हैव फन। ये जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस लोगों के हो सकते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो मॉरल चॉइस से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मोरालिटी इज ए चॉइस। तुम जो चूज कर लो, जो रास्ता तुमको सही लगे वही रास्ता सही है। वो बातें आती है एग्जिस्टेंशियलिज्म से। तो वो ऐसे सवालों का जवाब देता है कि पर्पस क्या है लाइफ का। तो एग्जिस्टेंशियल एथिक्स ये वाली बात करते हैं कि यार जो भी मोरालिटी है वो एक तरीके से चॉइस से आ रही है, जो तुम चूज करो वो सही, ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्मिनिज्म वर्सेस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई आदमी है, उसने चोरी करी ना, कोर्ट का सीन चल रहा है, कोर्ट है, उस कोर्ट में एक आदमी ने चोरी करी और चोर के लॉयर तुम हो, तुम आके डिफेंड कर रहे हो उस चोर को। अब कोई बोला है कि यार चोर ने गलत काम किया, ये चोर को ले, सब लोग अलग 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 बातें करेंगे। लिबर्टेरियन बोले यार उसकी चॉइस थी, उसको करना था उसने कर लिया, अब तुम्हारी चॉइस है, तुमको जेल भेजना है तो भेज दो। बेसिकली लिबर्टेरियन अगर लॉयर होगा तो यही बोलेगा कि यार इसकी मर्जी थी, इसने जो करा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अब जज तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाला क्या बोलेगा कि ये सोसाइटी में रहता है तो उसको सोसाइटी का नॉर्म फॉलो करना चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। अब हो सकता है कोई इगैलिटेरियन ये बोल दे कि यार इसको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी सर, ये गरीब जगह पैदा हुआ था इसलिए उसको चोरी करनी पड़ी, तो इस पर थोड़ा सा आप लाइट रहो, ये सारी बात है। तो हर आदमी अलग अलग बात करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि लॉयर कैसा है। अब देखो एक बात होती है डिटर्मिनिज्म की। डिटर्मिनिज्म की बात ये होती है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, जो होना था वो तो होना ही है। इसको साइंस से ही बहुत अच्छा कनेक्ट किया जा सकता है। साइंस में तुमको पता है मैटर होता है, पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। मेरा अगर हाथ मूव कर रहा है तो पार्टिकल यहाँ से टकरा है तो वहां मूव करा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर मुझे पता हो कि मेरे हाथ का हर पार्टिकल कहाँ है, मेरे ब्रेन का हर पार्टिकल कहाँ है, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मैं अगले मोमेंट क्या करूंगा, मैं उसके अगले मोमेंट क्या करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिटर्मिनिज्म। सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है। तो यह आदमी जाके बोलेगा क्या उस आदमी के हाथ में थोड़ी था, वो जो है वो ऐसी सिचुएशन में पैदा हुआ कि उसको जबरदस्ती चोरी करनी पड़ी, तब जाके वो खुद को सरवाइव कर पाया। सर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जज साहब इसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में थोड़ी था कि कहाँ पैदा हुआ है, या इसके हाथ में थोड़ी था कि यार इसकी सिचुएशन इस तरह से है। तो सिचुएशन तो पहले से डिटरमाइंड है, तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, इसको छोड़ दिया जाए। ये बात करता है डिटर्मिनिज्म। सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है और किसी की किसी भी चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई अच्छा काम भी कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
तो डिटर्मिनिज्म वाला आदमी बोलेगा कि यार ये आदमी इसने बहुत सारे अच्छे काम करे, बहुत लोगों का भला करा, बट ये भी इसकी चॉइस थोड़ी थी। ये तो ऐसी जगह पैदा हुआ, इसको सही टाइम पे ऐसा टीचर मिल गया, उस टीचर ने इसको ऐसे इन्फ्लुएंस कर दिया कि इन्फ्लुएंस होने के बाद ये एक अच्छा आदमी बन गया। इसमें इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका कोई खुद का कोई रोल नहीं है इसमें। इसके साथ जो हो तो उसके इन्वायरमेंट का कॉन्सिक्वेंस था। ये बात होती है डिटर्मिनिज्म की। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलती है कि यार जिसने जो करा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी आदमी पर लाया करती है। अच्छा करा तो अच्छा आदमी, बुरा करा तो बुरा आदमी। डिटर्मिनिज्म इसके जस्ट उल्टा से जाता है, जो हुआ है वो पहले से डिटरमाइंड है, तो किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं, तो किसी की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना गुड में है ना बैड में। इफ एक्शंस आर डिटरमाइंड, आर वी मॉरली रिस्पॉन्सिबल? क्या हम रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज के लिए, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो? ये बात करता है डिटर्मिनिज्म वर्सेस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो अपोजिंग आइडियाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। एक्ट अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम विच यू कैन विल टू बी द यूनिवर्सल लॉ। अब ये ना इमैनुअल कांट ने लिखा है, ये बहुत खतरनाक इंग्लिश लिखता था, बट ये कहना क्या चाहता है बेसिकली ये कहना चाहता है कि यार ऐसा करो जो तुम एक्सेप्ट करने को तैयार हो लॉ की तरह, जो सब लोग करे तुमको चलेगा। मतलब अगर तुमने चोरी करी तो क्या तुम ओके हो कोई तुम्हारे साथ भी चोरी कर ले तो चोरी मत करो। क्या कोई तुम्हारे घर के सामने गाड़ी लगाता है, यू आर नॉट ओके विथ समबडी नॉट पार्किंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, सो यू शुड ऑल्सो नॉट पार्क इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्सेस हाउस। बेसिकली जो यूनिवर्सल लॉ हो, सब लोग करें और तुमको चलेगा, वो काम करने दो, वो काम सही है। ये इमैनुअल कांट ने बोला था, इसको कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार यूज जाता है कि दिस इज माई कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, आई बिलीव दिस टू बी ट्रू। अगर सब लोग ये काम करेंगे तो चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस एज फेयरनेस। अब यहाँ पे ना हम थोड़ा जस्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं, इन आइडिया से थोड़ा अलग है। जस्टिस जो है ना, तुम बोलते हो कि यार किसी ने कुछ गलत करा, उसके साथ जस्टिस होनी चाहिए, जो विक्टिम है उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए, और जो परपेचुएटर है जिसने बुरा काम करा है उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो जिसने गलत काम किया उसको पनिश करो, और जिसके साथ गलत काम हुआ है उसको रीइंबर्समेंट दिया जाए। ये बेसिकली आइडिया होता है जस्टिस का। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, अगर इस आदमी ने तुम्हारे घर में घुस के 5 लाख रुपए चोरी करे तो 5 लाख रुपए तुमको इसको लौटाने चाहिए। इस तरह से बात चलती है। अब देखो, फेयरनेस अंडर द वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि तुमने देखा होगा कि एक बहुत फेमस लेडी है जो सब तराजू लेके खड़ी रहती है कोर्ट के बाहर, और उसने आंख पे पट्टी बांध रखी है, उसे कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। कहने का मतलब कोई भी आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, जस्टिस सबको इक्वल मान के चलती है। आंखें बंद करके तराजू तोला जाता है, अगर किसी एक साइड पे गलत हुआ है तो उसका बैलेंस बराबरी से मिलना चाहिए, ये वाली बात होती है, ठीक है। और लास्ट है केयर एथिक्स। केयर एथिक्स जो है ना, ये एम्पैथी के बारे में बात करता है। आज से पहले सही गलत कहीं ना कहीं रूल के सेंस में चल रहा था कि यार जो मैक्सिमम यूटिलिटी दे वो रूल होना चाहिए, या फिर जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में कहा गया था जो सब लोग करे चल जाएगा तुमको, तो वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वो रूल होना चाहिए। या फिर लिबर्टेरियन क्या बोल रहा था, रूल होना चाहिए कि सबको सबकी फ्रीडम दे दी जाए, जिसको जो करना है करो। कहीं ना कहीं रूल की बात चल रही थी कि यार ये सही है ये गलत है, एक स्ट्रॉन्ग लाइन ड्रॉ करी जा रही थी कि इसके इधर सही इसके उधर गलत। सेम वो डिवाइन लॉ में भी चल रहा था कि यार जो डिवाइन बोल दिया गया वो फॉलो करो तो सही, वो फॉलो नहीं करो तो गलत। ये यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे बात कोई एक एग्जैक्ट रूल की नहीं, यहाँ बात चल रही है एम्पैथी की, कि रिलेशनशिप में एम्पैथी होनी चाहिए ओवर एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। कोई एक रूल फॉलो करना जरूरी नहीं है। ये बोल रहा है कि यार चलो जो कुछ भी हुआ, मान लो किसी आदमी ने कुछ कर दिया, गलत कर दिया, चलो जो कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, उसको समझो, उसको समझने की कोशिश करो उसने ऐसा क्यों करा, उसकी तकलीफों को जानो, दोनों साइड की तकलीफों को जानो, और थ्रू लव एंड केयर चीजों को इम्प्रूव करो। मतलब ये वही बात होती है कि जो प्रिजनर्स होते हैं उनको जेल में किया जाता है, उनको री एजुकेट किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, और बहुत पॉजिटिवली देखा जाता है उन प्रिजनर्स को जो पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों क्यों भाई उसने तो गलत काम किया, उसको क्यों पढ़ा रहे हो तुम, क्यों उसको उसके ऊपर तुम अपने देश के रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, इसकी जगह तुम किसी और को पढ़ाओ जिसने गलत काम नहीं करा, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं समझ जाओ कि चलो कोई बात नहीं, हो गई गलती, अब यहां से इंप्रूव किया जाए। तो वो बात होती है केयर एथिक्स की, जो एम्पैथी के बारे में बोलता है। एम्पैथी इज द कोर वर्ड ओवर हियर। ये था पूरा गेम एथिक्स का। सही गलत की परख के बारे में इतने सारे फिलोसोफर्स ने अलग अलग आइडिया दिए थे, वो आइडिया तुम्हारे सामने कैट एग्जाम में आते हैं। अब तुमको एक बेसिक आइडिया लग गया है कि कौन सी चीज क्या होती है।
तुमको अगर कहीं भी कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या कोई चीज़ और डिटेल में समझनी है, चैट जीपीटी खोलो, उसके सामने वर्ड डालो और उसको बोलो कि यार ये समझा दो मुझे क्या चल रहा है।